हमारे ओपन मीडिया नेटवर्क चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओपन मीडिया के अकाउंट द्वारा सोशल मीडिया के साथ लिंक कर सकते हो या हमारी वेबसाइट URL openmedian.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए बेसिक कॉल के नंबर पर या हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। फैक्ट रिपोर्ट के अगली कड़ी में आपका स्वागत है। कानून घोटाला के इस शीर्षक में आपको हम आने वाली कड़ियों के बारे में और जानकारी देते हैं, पुख्ता सबूतों के साथ में और नई किरारों के साथ में। साथियों, पिछले वक्तव्य में हमने आपको लेबर लॉस यानी कि कार्मिक के कानूनों की जानकारी दी। साथियों, उस केस स्टडीज को जानने से पहले हम आपके सामने कार्मिक के सामने आने वाले हर गतिविधियों पर एक गौर फरमाते हैं, जिसे हम एक ग्लोबल सिनेरियो के इस तर्क पर देखेंगे, यानी ऐसा ढांचा जिसे आपको सिर्फ अपने दिमाग में वास करवाना है, और यदि इसमें अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप अपने कानूनी सलाहकार या हमसे संपर्क कर जानकारी मांग सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। मेगा मिसकंडक्ट, विक्टिम ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जो पिछले 40 साल का एक ऐसा ब्यौरा संक्षेप में आपके सामने रखा गया और उसका तर्क या उसका मापदंड आपके लिए दिया जा रहा है। साथियों, मेगा मिसकंडक्ट यानी गड़बड़ियाँ, और हम जब भी गड़बड़ियों में जूझते हैं उसके बाद हम उस चीज़ का एक विक्टिम बनते हैं, हम प्रताड़ित होते हैं उसमें। तो ये प्रताड़ित जब होते हैं हम अपने कार्मिक के जितने भी कानूनों का उल्लंघन होता है, उसके बाद ये उल्लंघन कैसे जांचा जाए, कैसे परखा जाए कि वास्तविक दिशा में ये कानून से परे है या कानून से हटकर है। जाहिर है कि बहुत सारे कानून होते हैं और हर कानून को या हर प्रावधानों को समझना नामुमकिन होता है, पर उन चीज़ों को समझने के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है सूचना। एक सूचना है जिसे हम अपने आप में और आपस में बांटते हैं। जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम अपने लोगों के बीच में बांटते हैं। इससे यही होता है। पिछली बार जो हमने 4 तर्कों के बारे में जिक्र किया था, पहला तो ये है कि ये सूत्र ये एक व्यापन के निकटतम के तरह के ही एक घोटाला है। इससे परे हमने जिक्र किया था आदर्श नियमों के बारे में, जो 9 आदर्श नियम बताए। हालांकि ये 9 मुख्य आदर्श नियम जिनके बारे में हम जिक्र करते रहेंगे और बार बार करते रहेंगे, और इसके बाद हमारा तीसरा तर्क चला जाता है, वो है क्रमशः स्थिति। तो वो 7 स्थितियों के साथ में हम अब आज के दिन में पहली स्थिति में हैं, और उस स्थितियों को हम क्रमशः के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन स्थितियों के बाद जो हमारा चौथा तर्क होता है, ये है हमारा वेतन आयोग। वेतन आयोग का ये जो तर्क है, हालांकि पिछले 2 वीडियो या पिछले 2 एपिसोड में जो हमने जिक्र किया था, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग के बारे में हमने दिया नहीं था, क्योंकि कुछ समय का अभाव और कुछ संसाधनों की अपेक्षा के साथ में ही हमने उस चीज़ को आपके सामने एक दर्शनीय मात्रा आपके सामने
रखा गया था। पिछले एपिसोड के अंत में आते आते हमने कुछ जिक्र किया था केस स्टडीज़ के बारे में। तो साथियों शुरू करते हैं। मेगा मिसकंडक्ट, विक्टिम ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जो पिछले 40 साल का एक ऐसा ब्यौरा संक्षेप में आपके सामने रखा गया और उसका तर्क या उसका मापदंड आपके लिए दिया जा रहा है। साथियों, मेगा मिसकंडक्ट यानी गड़बड़ियाँ, और हम जब भी गड़बड़ियों में जूझते हैं उसके बाद हम उस चीज़ का एक विक्टिम बनते हैं, हम प्रताड़ित होते हैं उसमें। तो ये प्रताड़ित जब होते हैं हम अपने कार्मिक के जितने भी कानूनों का उल्लंघन होता है, उसके बाद ये उल्लंघन कैसे जांचा जाए, कैसे परखा जाए कि वास्तविक दिशा में ये कानून से परे है या कानून से हटकर है। जाहिर है कि बहुत सारे कानून होते हैं और हर कानून को या हर प्रावधानों को समझना नामुमकिन होता है, पर उन चीज़ों को समझने के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है सूचना। एक सूचना है जिसे हम अपने आप में और आपस में बांटते हैं। जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम अपने लोगों के बीच में बांटते हैं। इससे यही होता है कि कभी किसी चीज़ की अगर खामी महसूस होती है तो हम उसे एक चर्चा के रूप में किसी और से इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं और शायद वो चर्चा फिर हमारे लिए एक चुनौती का समाधान बन सकता है। साथियों, पिछली बार जो हमने 4 तर्कों के बारे में जिक्र किया था, पहला तो ये है कि ये सूत्र ये एक व्यापन के निकटतम के तरह के ही एक घोटाला है। इससे परे हमने जिक्र किया था आदर्श नियमों के बारे में, जो 9 आदर्श नियम बताए। हालांकि ये 9 मुख्य आदर्श नियम जिनके बारे में हम जिक्र करते रहेंगे और बार बार करते रहेंगे। और इसके बाद हमारा तीसरा तर्क चला जाता है, वो है क्रमशः स्थिति। एक क्रमशः बनाया हुआ है हर एक वास्तविक स्थिति के लिए। तो वो 7 स्थितियों के साथ में हम अब आज के दिन में पहली स्थिति में हैं और उस स्थितियों को हम क्रमशः के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन स्थितियों के बाद जो हमारा चौथा तर्क होता है ये है हमारा वेतन आयोग। वेतन आयोग का ये जो तर्क है हमारे दिमाग में एक विविध तरह का असमंजस पैदा करती है। तो इस वेतन आयोग के बारे में जिक्र करते हुए हम हमारा आगे का जो स्वरूप है उस पर चर्चा करेंगे। ये वेतन जो मिलना है, सैलरी पेएबल, यानी कि हर कार्मिक को जो काम करता है, काम करने के बाद जो उनको जो वेतन मिलता है, जो वेतन भोगी होता है, उनको अपने कार्य का जो फल स्वरूप वेतन मिलता है उसके बारे में जिक्र करता है। और वही वेतन जो होता है, हमने पहले भी कह दिया था कि ये तकरीबन हर 10 साल में वेतन की बढ़ोतरी करने का एक स्वरूप, एक प्रारूप बनाया जाता है, जो कि वेतन आयोग प्रकोष्ठ के द्वारा किए जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या और अन्य गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा, हर सरकारी पॉलिसीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर हमने 2 तर्क दिए हैं जो वास्तविक में दोनों एक दूसरे से परे हैं। एक तो ये है सैलरी पेएबल, यानी कि जो भी वेतन हमें मिलना चाहिए उसके बारे में जिक्र होगा,
और दूसरा तर्क होगा सैलरी पेड, यानी कि जो हमें दिया जाता है। साथियों, जो वेतन हमें मिलता है वो वेतन वास्तविक में वही वेतन है जिसके लिहाज में सरकार ने अपना रेगुलेशंस बनाकर, अपनी पॉलिसीज़ बनाकर या फिर अपने मापदंड को अपनाकर जो कार्मिक को, जो कर्मचारियों को देना है, वास्तविक में वही पे स्केल उनको मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर इस चीज़ पर खासकर कार्मिक या फिर कर्मचारी जो है इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लिहाजा वही तकलीफ होती है। तो यहाँ एक दूसरे के से परे जो भी फैक्ट्स है, जो हकीकत है, जो फैक्टर्स है, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। सभी हमने जिक्र किया था 5 वेतन आयोग। तो 5 वेतन आयोग में हम शुरू करते हैं, मतलब आज से ये शुरू हुआ था 2016 में सातवां वेतन, छठा वेतन जो 2006 में ये वेतन लागू होता है हर वक्त जनवरी के पहले दिन से। तो सातवां वेतन लागू हुआ था 2016 1 जनवरी। और फिर पाँचवा वेतन आयोग जो 1 जनवरी 1996 को पारित हुआ था। चौथा पे कमीशन वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 1986, और तीसरा वेतन आयोग जो 1976। तो ये तर्क है हमारे, जो वेतन हमें मिलना चाहिए। तो जैसे जैसे हम उस सीमा में पहुंचते हैं या फिर हम जब वो उस लेवल में जाते हैं, वहाँ पर उस वेतन आयोग का जो निर्धारित वेतनमान हो उसको ही लागू किया जाता है, और उसी के द्वारा हम पर लागू होता है। और इसी तरह हर कर्मचारी को वही सैलरी दिया जाता है, वही वेतन दिया जाता है। अब इस तर्क से परे एक और तर्क होता है, हालांकि हम इसे तर्क नहीं कहेंगे, हम इसे सतर्क रहना चाहिए। और सतर्क से ज़्यादा तो हम कहेंगे कि ये अगर ये सतर्क नहीं होगा तो वो सतर्क कुतर्क में बदल सकता है। तो साथियों, यही हुआ था हमारे, जब वेतन जो मिलना चाहिए और वेतन जो मिलता है, इन दोनों के बीच में यदि कोई असमानता होती है तो वही असमानता इस कुतर्क का कारण होती है। साथियों, यही जो वेतन हमें दिया गया, इसके बीच के और जो मिलना चाहिए था, इस बीच का फर्क जो होता है, उस चीज़ को हम जब अपने वास्तविक गणित पर बिठाते हैं, तब हमें पता चलता है कि कहाँ पर और कैसे ये अन्याय हुआ है या उसकी शुरुआत हुई है। हमने इस केस स्टडी से एक जो ग्लोबल सिनेरियो जो लिया है, उससे हमने एक सीख समझ ली है। अब इन दोनों स्वरूपों में हमने ये देखा है कि सातवां वेतन आयोग और छठा वेतन आयोग, इसमें कहीं पर भी वास्तविक तौर पर कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आएगी। शायद देखकर तो कदापि किसी को शक भी नहीं होगा कि इसमें कहाँ पर और कैसे गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि जो वेतन आयोग ने निर्धारित किया है वही वेतन हमें मिल जाता है। पर जब हम इससे ऊपर, यानी इससे पहले जब हम लोग और पीछे की तरफ जाते हैं, वो है हमारा पांचवा वेतन आयोग जो 1996 हुआ था, और चौथा वेतन आयोग और तीसरा वेतन आयोग। तो साथियों, ये 5 वेतन आयोग में जो गड़बड़ी हुई है,
इसके बारे में जो जिक्र है हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज। तो पांचवा वेतन आयोग, अगर आप देखोगे तीसरा वेतन आयोग में जो 1976 में अमल में लाया गया, उस वेतन आयोग में एक सेगमेंट्री यानी कि एक क्लास के एक लेवल के कर्मचारी पर लागू करते हैं। पर वही वेतन जो निर्धारित हुआ है तीसरे पे कमीशन के यानी कि तीसरा वेतन आयोग के हिसाब से 1976 के बाद से, यानी 1976 से लेकर 1985 तक इन कर्मचारियों को 950 के वेतन के दायरे में बांटा गया था। हालांकि चौथा वेतन आयोग में कोई खास तब्दीली नहीं थी, पर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो वेतन चौथा पे कमीशन ने निर्धारित किया वह था 1150, 30, 1210, 40, 1450 और 1800। हम हमेशा इस चीज़ को वही 975 या 1650 या फिर 1150 या फिर 1800 के मापदंड के हिसाब से ही हम उसे चर्चा में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो रही बात अभी 1150 और 1800 का जो मापदंड है, जो पे स्केल हमें दिया जाता है चौथा बैंड, ये पे स्केल के साथ में एक और अंश को जोड़ा गया है जिसको हम कहते हैं सीनियरिटी यानी कि 4000, 100 और 6000। तो ये सीनियरिटी का मापदंड एक अजब किस्म का खेल है इस चीज़ में। अब सभी को पता है कि एक सीनियरिटी यानी वेतनमान, समयमान जो होता है, ये समयमान हर एक इंसान को दिया जाता है अपने कुछ कार्य संपन्न करने के बाद, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। पीछे जिक्र नहीं किया अब तक, पर उस चीज़ को हम जिक्र करने वाले हैं उस चीज़ पर। और इस पर हम चर्चा करने के लिए अब के लिए एक गणित लगाते हैं, और उस गणित के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि ये जो सीनियरिटी और प्रमोशन जो होता है, क्योंकि इसे हम इस पॉलिसी की तरह एक डायरेक्टिव है जो हमारे एमपी गवर्नमेंट के थ्रू से मिला हुआ है, सीनियरिटी ग्रेड, जिनको आप 12 साल के हिसाब से आप लगाओगे, और ये मापदंड होता है कुछ समय अपने कार्य में संपन्न होने के बाद। जैसे कि ये 12 साल या 24 साल और 30 साल, इसमें 3 किस्म के समयमान होते हैं। पहला समयमान होता है 12 साल, दूसरा समयमान होता है 24 साल, तीसरा समयमान होता है 30 साल। इसमें एक बिंदु पर आपको गौर करना है कि ये समयमान कुछ समय सीमित तक थी, क्योंकि इसके बाद 12, 24 और 30 साल का जो समयमान था उसे नए सिरे से 10, 20 और 30 साल में परिवर्तन किया गया। 10 साल यानी कि पहला समयमान 10 साल में, दूसरा समयमान वेतनमान 20 साल में, और तीसरा समयमान वेतनमान 30 साल में। और जब हम इसे वेतन निर्धारित के तर्क से हम अलग तरीके से देखते हैं तो क्या होता है, हमने देखा है कि ये चौथा वेतन आयोग का जो भी पेमेंट है, जो भी वेतन आयोग से निर्धारित किया हुआ है, बहुत सारे कर्मचारियों को, उनको भले वो 10 साल हुआ है या 20 साल हुआ है, उन सभी लोगों को 1150, 30, 1250 यानी कि 1150 और 1800 के ही मापदंड से उनका वेतन भुगतान किया जाता है। और इतना ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा हमने उन कर्मचारियों के भी डिटेल्स निकाले, जिससे हमें ये पता चला
कि बहुत सारे कर्मचारी को 1150 और 1800 की जगह में उनको 950 और 1530 के मापदंड के हिसाब से वेतन दे के मुताबिक उनको उनका वेतनमान का भुगतान किया जाता था। अब शुरू हुआ पाँचवा वेतनमान हुआ, जो 3500 से लेकर 5200 का एक गणित है, जो पे स्केल के दायरे में आता है। वही पाँचवा वेतनमान यहाँ पर 3050 से 75 रुपये, 3050 से लेकर 4590 तक इस मापदंड में दिया गया है। याद रखिए, स्वीकृत किया गया है 1996 को 3500 और 5200। हालांकि उनको दिया जाता है 3050 से लेकर 4590। सो इन दोनों के बीच का जो फर्क होता है, तो ये तर्क हमारा कुतर्क में सोचने के लिए मजबूर करता है। साथियों, ये जो वेतन का जो निर्धारित बढ़ोतरी होती है, हर 10 साल तो पे कमीशन बढ़ता है, लेकिन उसके बीच में एक होता है इसको हर साल में, क्योंकि हर साल में हर कर्मचारी का वेतन मान जो है वो बढ़ जाता है, उसके बेसिक और बेसिक के साथ में डीए। और इसी को और आपको याद दिला दूँ कि जो वेतनमान 10 साल के बाद में या फिर 12 साल जो भी निर्धारित है समयमान वेतनमान, वह निर्धारित पे स्केल जिन कर्मचारियों को मिलना चाहिए उनको वो ना देते हुए उनको वही पुराना पे स्केल के हिसाब से उनका वेतन निर्धारित से परे भुगतान किया जाता है। यानी अगर उनका वेतन अगर 975 है तो 950 के दायरे में भुगतान किया जाता है। अगर 1150 है और 1150 में यदि वो सीनियर हैं तो सीनियर समयमान हो जाने के बाद में उनका जो भुगतान होना चाहिए तो वो 4000 या 4000 के ऊपर से जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो ना देते हुए उनको 1150 का वेतनमान दिया जाता है। साथ ही तीसरे वेतनमान में जो 3500 रुपया है, और अगर हम इस चीज़ को पिछले साल के 1986 के लिहाज से देखेंगे तो 4000 के बाद अगर कोई समयमान अगर फिर से बढ़ता है, दूसरा समयमान इस पर लागू होता है, जो इसकी बढ़ोतरी इसी समयमान का उसका दूसरा अंश बढ़ोतरी में होता है। तो उसके बारे में हम बताते हैं वो कौन सा फिगर है। बट अभी हाल में देखने के लिए हम इसे एक सीनियरिटी के लेवल में ही देखेंगे कि 4000 पहले 4000 से 6000 है, फिर बाद में दूसरा समयमान उनको चला जाता है 4500 से लेकर 7000, और उसके बाद चला जाता है 5000 से लेकर 8000। तो 3 समयमान अलग अलग वक्त में अलग अलग दशक में जो उनको भुगतान करना है वो भुगतान लागू किया जाता है। हालांकि लागू करने का प्रयास होते हुए भी, निर्धारित होते हुए भी, वो समयमान उनको उन कर्मचारियों को भुगतान किया नहीं जाता है, जिससे कर्मचारियों को उनका जो हक का वेतन है वह वेतन उनको नहीं मिलता। साथियों, इस सेक्शन को मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ। पर इससे पहले हम थोड़ा कुछ इस सेक्शन पर जिक्र करते हैं, थोड़ा नज़र डालते हैं। साथियों, 26 सितंबर 1998 इस दिन एमपी गवर्नमेंट ने सीनियरिटी, ये जो सीनियरिटी है, इस सीनियरिटी को के लिए हालांकि सीनियरिटी नहीं एक पे स्केल होता है, तो वो पे स्केल के हिसाब से
एक अलग अलग पे स्केल को और उन सीनियरिटी के को ध्यान में रखते हुए उनका पेमेंट, उनका पे स्केल निर्धारित किया गया है। अभी कुछ मैकेनिक के लिए 3,500 5,200 के पे स्केल में उनको निर्धारित किया गया था, और जिसका पे ग्रेड अगर हम सीनियरिटी यूज़ करते हैं तो सीनियरिटी यानी कि 10 या 12 साल अगर पूर्ण होता है तो 4,000 से 6,000 तक का निर्धारित है। साथ में आता है फिर इंजन ड्राइवर, फिर है सीनियर ऑपरेटर और फिर व्हीकल ड्राइवर, जिनका हर इंजन का 3,050, 4,600, 4,000 से 6,000 और फिर से 3,050 और 4,590। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर 975 का जो वेतनमान जिन कर्मचारियों को देना चाहिए, ये एक अलग मापदंड, ये किसी और का पे ग्रेड है, पे स्केल है। उस पे स्केल को अलग तरीके में किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो 975 और 1650 का जो वेतन भाग है, वो वेतन यहाँ पर 950, 1530 यानी कि इन लोगों के लिए अलग समय। अगर 950 के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जब उनका पुनरीक्षित होता है, वो पुनरीक्षित वेतनमान 3,050 में तब्दीली हो जाती है 20 साल के बाद। तो 3,050 और 4,590, तो 3,050 और 4,590 या तो इंजन ड्राइवर हो या फिर व्हीकल ड्राइवर हो, जो 3,050 या फिर 4,590 के लिहाज में मतलब इस गणित में बैठता है। तो उन कर्मचारियों का पेमेंट उनको 3,050 में जो दिया जाता है, वास्तविक में ये पेमेंट इंजन ड्राइवर, व्हीकल ड्राइवर का होता है, जो उन्होंने किसी और के लिए अमल में लाया है। हालांकि उनका वास्तविक पे स्केल होता है वो 3,500 से 5,200। जो फ़र्क होता है 3,050 और 3,500 यानी कि 450 रुपये का जो हर महीने का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क होगा, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस किस्म का एक जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, वो फ़र्क एक एक्यूमुलेट करते करते यानी उसे जोड़ जोड़कर हम अगर देखेंगे, और ये सिर्फ बेसिक पर है, और बेसिक के साथ में इसका डीए भी हम उस पर लागू करना है, और डीए के साथ में बाकी के अलाउंस और जो ग्रॉस सैलरी आता है उस पर भी अमल होता है। तो फिलहाल तो हम इसके बेसिस के ऊपर ही हम लोग बात करें, क्योंकि ये पूरा कूलसिक सिनेरियो हमारा सिर्फ उसी तरफ पर चला है कि हम बेसिक के ऊपर बात करते हैं। अलाउंस और हमारे जो डियरनेस अलाउंस और बाकी के जो अलाउंस हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इस चीज़ पर। हालांकि ये 950 और 3,050 का जो डिफरेंस हमें मिलता है, यही डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर 3,500 के रेंज में मिलना चाहिए। यानी कि कोई ये 3,050, अगर हम 3,500 जो है ये किसी ये पे स्केल एक हैंडपम्प मैकेनिक के लिए निर्धारित किया गया हुआ, और वो ही पेमेंट ओके उसका अगर हम पुनरीक्षित देखेंगे तो उसका पुनरीक्षित हो जाता है 5,200। ठीक है, तो 5,200 और उसके बाद में जो भी रिविजन होता है सातवां वेतन में, उसके हिसाब से बन जाता है। पर 3,500 अगर मैकेनिक का है तो उनका पे स्केल, उनका जो 5वां वेतन आयोग से जो निर्धारित किया है उससे परे अगर उनको कम दिया जाता है, यानी 3,050, ये 3,050 का जो पेमेंट है पे स्केल, ये पे स्केल निर्धारित नहीं है, यानी कि इसको हम कहते हैं अनवारंटेड। अनवारंटेड उन व्यक्तियों के लिए जो इस कर्मचारी में बैठाया गया। तो जो मैकेनिक्स होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनको दिया जाता है 3,500 और मिलना चाहिए 3,500, पर उनको 3,050 में दिया जाता है। और अगर हम और ये अगर 1996 में ये गलती है, ये गड़बड़ी है, पर इस गड़बड़ी को अगर हम उसके पीछे जाते हैं, यानी कि यह गड़बड़ी पिछली बार भी हुआ था
10 साल पहले, और उसके 10 साल पहले भी यही गड़बड़ी थी। यानी कि जो भी व्यक्ति उस मैकेनिक में, जबकि मैकेनिक के सबसे तौर पर देखेंगे तो 975 का वेतनमान, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं इस भाग में। क्या है ये 975? बेसिक पे 975, 1650 MG3 यानी कि मैकेनिक ग्रेड 3, इन लोगों को मध्य प्रदेश के फाइनेंशियल कोड 1 और 2 के तहत तीसरा वेतन आयोग, ओके, 1/1/1976 के बाद, ओके, उनको 950 और 1530 इंजन ड्राइवर के कैटेगरी में काउंट करते हुए उनको उसी पे स्केल में देखा है। तो ये जो M973 जो है, ये MG3 हैंडपम्प टेक्नीशियंस के कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को छोड़ते हुए इनको दिया जाता है 950 की श्रेणी में। तो ये 950 यानी कि ये श्रेणी, और ये श्रेणी होता है जिसका रिवीजन 950, 1150 और 3050 रिवीजन, यानी कि 3050 या फिर 3050। तो जो MG3 के कैटेगरी के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको एक रॉन्ग स्केल, एक गलत पे स्केल निर्धारित तो नहीं हुआ है कहेंगे, पर उनको उस साँचे में डालकर उनको एक गलत पे स्केल दिया जाता है, और जो गलत है वो गलत होता है। तो यहीं पर दिक्कत हो जाती है। हालांकि मैकेनिक या फिर टेक्नीशियन का जो 3500 से 5200 का जो पेमेंट है, वही पेमेंट फिर से जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं अगले 6 महीने के बाद, अगले 10 साल के बाद, यानी कि छठा वेतन आयोग, तो भले ही यहाँ पर 5200 है और 20,200 का जो पे स्केल बनाया जाता है, वही पे स्केल यहाँ पर ऑटोमेटिकली वही होता है। पर चूँकि पहले से ही गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी शायद चूँकि वो यहाँ से हो या यहाँ से हो या यहाँ से हो, अगर शुरू से ही अगर गड़बड़ी हो गई तो उसकी कैलकुलेशन या कि उसका जो गणित है, वो गणित चरमरा जाती है, बिगड़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पे स्केल जो निर्धारित है, वो निर्धारित पे स्केल और जो हमें दिया जाता है, इसके बीच का फ़र्क जो है वो हमें हासिल नहीं होता।